24 दिसंबर 1945 रात के करीब 1:30 बजे वेस्ट वर्जीनिया के फेटवुल शहर में सॉडर रेजिडेंस में आग लग जाती है। उस वक्त घर में जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 9 बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। जैसे ही जॉर्ज और जेनी को इस आग के बारे में पता चला, दोनों ग्राउंड फ्लोर में मौजूद अपने 4 बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। अब सेकेंड फ्लोर के 2 बेडरूम में अभी भी 5 बच्चे फंसे हुए हैं। अपने 4 बच्चों और वाइफ को घर से बाहर निकालने के बाद जॉर्ज एक बार फिर से घर के अंदर जाते हैं। अब घर में आग इतनी भयानक लगी हुई है कि जॉर्ज सेकंड फ्लोर तक पहुंचकर अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल पाए। अब जॉर्ज एक बार फिर से भागकर घर से बाहर निकलते हैं और वो बैकयार्ड में पहुंचते हैं। क्योंकि जॉर्ज सॉडर के पास एक लकड़ी की सीढ़ी थी, तो जॉर्ज ये प्लान करते हैं कि वो सीढ़ी को विंडो तक पहुंचाएंगे और सेकंड फ्लोर से बच्चों को विंडो से बाहर निकालेंगे। लेकिन जॉर्ज ये देखकर हैरान रह जाती है कि पिछली रात जहाँ पर लकड़ी की सीढ़ी थी वहाँ पर सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी नहीं मिलने के बाद जॉर्ज ये प्लान करते हैं कि वो अपने कोल ट्रक को विंडो के पास लेकर जाएंगे और कोल ट्रक के ऊपर चढ़कर विंडो से बच्चों को बाहर निकाल लेंगे। जॉर्ज के बैकयार्ड में 2 कोल ट्रक थी, एक के बाद एक जॉर्ज दोनों ही ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से कोई भी ट्रक स्टार्ट नहीं होती। जबकि रियलिटी तो ये है कि जॉर्ज इन दोनों ही ट्रक को अक्सर ही यूज किया करते थे। साथ ही जॉर्ज के पास 2 वाटर बैरल थे, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वो भी किसी काम का नहीं रहा। जॉर्ज अपनी कोशिश कर रहे थे, वही जॉर्ज की 19 साल की बेटी मारियन अपने नेबर के पास भाग कर जाती है और वो फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल करने की कोशिश करती है। बट अनफॉर्चुनेटली फोन रिंग तो होता है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के साइड से कोई भी उस फोन को रिसीव नहीं करता है। अब आसपास के लोग भी जब आग को देखते हैं तो वो भी फायर डिपार्टमेंट के पास फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस में कोई भी फोन रिसीव नहीं करता है। इसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग खुद जाकर फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे। अब जैसे ही वो फायर डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें मिलते हैं फायर चीफ ऑफिसर FJ मॉरिस। FJ मॉरिस को पूरे इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। इससे पहले कि FJ मॉरिस फायर डिपार्टमेंट के साथ वहां पहुंचे, 45 मिनट में पूरा घर जलकर राख हो चुका था। FJ मॉरिस अपनी टीम के साथ अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंचे, जबकि सॉडर रेसिडेंस और फायर डिपार्टमेंट के बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 45 मिनट में घर जलकर राख हो चुका था और जब फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंचती है तो उन्हें वहां पर आग नहीं बल्कि घर का राख मिलता है। अब इन सब में फायर डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं गलती नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। सारे ऑफिसर्स रेस्ट पर थे और उसी रात क्रिसमस ईव था। उस जमाने में फायर अलार्म जैसा सिस्टम नहीं था। किसी एक ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाता और फिर वो ऑफिसर एक एक करके सभी ऑफिसर को इन्फॉर्म करते। लेकिन क्रिसमस ईव और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचने में लेट हो गई। FJ मॉरिस अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उस रात मैं ड्यूटी पर तो था, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं सकता था क्योंकि मुझे फायर ट्रक चलाना नहीं आता है। इसके बाद जले हुए घर की राख में जॉर्ज के 5 बच्चों को ढूंढा जाता है। बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, तो FJ मॉरिस ये कहते हैं कि शायद बच्चे जलकर राख में बदल गए हैं। अब यहीं से मिसिंग बच्चों का अनसॉल्व मिस्ट्री शुरू होता है। जॉर्ज सॉडर ये कहते हैं कि जैसे ही घर में आग लगी, वो लगातार बार बार अपने बच्चों को आवाज लगाकर उन्हें अलर्ट कर रहे थे, लेकिन ऊपर के रूम में मौजूद किसी भी बच्चे ने कोई भी आवाज नहीं लगाई। 1976 में रेलिक रजिस्टर नाम के मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मारियन ने कहा, उस रात भयानक जलती हुई आग में उसने अपने किसी भी भाई बहन को खिड़की से बाहर झांकते हुए नहीं देखा। अब इतनी बड़ी आग में ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब शायद आग के धुएं की वजह से रूम में सभी बच्चे बेहोश हो गए हैं। लेकिन उस आग को सबसे पहले जेनी ने देखा और जेनी ने ये साफ साफ बताया कि आग नीचे लगी फ्यूज बॉक्स और टेलीफोन बूथ से शुरू हुआ है। अब ऐसे में ये कैसे पॉसिबल है कि ग्राउंड फ्लोर के लोगों को उस आग के बारे में भनक भी नहीं लगी और ऊपर के बच्चे आग के धुएं की वजह से बेहोश हो गए। अब यहाँ पर जॉर्ज सॉडर का ये दावा था कि उनके बच्चे मरे नहीं, उन्हें किडनैप किया गया था और इसी किडनैपिंग को छुपाने के लिए पूरे घर में आग लगा दी गई है। FJ मॉरिस ने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा कि फॉल्टी वायरिंग की वजह से शायद घर में आग लगी होगी। अब जॉर्ज सॉडर ने कहा है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने घर की वायरिंग चेक करवाई थी और उस दौरान घर में फॉल्टी वायरिंग जैसी कोई भी चीज उन्हें दिखाई नहीं दी। बाद में जब पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी तो पुलिस की रिपोर्ट में भी फॉल्टी वायरिंग की वजह से आग लगी ये बात कहीं साबित नहीं हो पाया।
अब बच्चे सच में किडनैप हुए या फिर आग में जलकर राख हो गए, ये समझने के लिए हमें सॉडर फैमिली की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इस फैमिली के हेड जॉर्ज सॉडर का असली नाम जॉर्ज या सुड्डू था, जो कि इटली के सार्डिनिया शहर में रहते थे। महज 13 साल की उम्र में वो इटली छोड़कर अमेरिका चले आए। अब वो अमेरिका कैसे और क्यों आए, इस बारे में जॉर्ज सॉडर बात करना पसंद नहीं करते हैं। काफी हाई चांसेस है कि इटली में जॉर्ज सॉडर ने कोई जुर्म किया होगा और सजा से बचने के लिए वो भागकर अमेरिका चले गए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंस्ट्रक्शन में जॉर्ज सॉडर को काम मिला। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के स्मिथन नाम के शहर में वो ड्राइविंग करने लगे और फिर उन्होंने अपनी ट्रकिंग कंपनी शुरू की। वहीं पर उनकी मुलाकात जेनी से हुई और 1922 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों फेटवेल शहर में शिफ्ट हो गए। इस शहर में इटली के और भी इमिग्रेंट्स रहते थे और अमीर होने की वजह से जॉर्ज सॉडर को यहाँ पर रिस्पेक्ट भी दी गई। उस दौरान इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की जमकर जॉर्ज सॉडर बुराई करते थे। अब जॉर्ज के पॉलिटिकल ओपिनियन के वजह से कुछ लोग जॉर्ज के सपोर्टर बने, वहीं कुछ दुश्मन भी बने। जॉर्ज और जेनी का दूसरा सबसे बड़ा बेटा अमेरिकन मिलिट्री में सर्व करता था और वर्ल्ड वॉर 2 में उसने अमेरिका को सपोर्ट भी किया। अब मुसोलिनी के अगेंस्ट होना और जो का अमेरिकन मिलिट्री में सर्व करना, ये 2 कारण थे जिसकी वजह से जॉर्ज सॉडर के परिवार के बहुत सारे दुश्मन थे और जो आग लगी वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। ये सिर्फ जॉर्ज का अजम्पशन नहीं, बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस हादसे के कुछ दिन पहले जॉर्ज के घर में एक सेल्समैन आता है। वो सेल्समैन जॉर्ज को इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मुसोलिनी की वजह से जॉर्ज और उस सेल्समैन के बीच में बहस हो जाती है। बहस इस हद तक बढ़ गई कि वो सेल्समैन जॉर्ज के घर को आग लगाने की बात करता है और साथ ही जॉर्ज के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। इसके बाद जॉर्ज के घर में कोई रैंडम इंसान काम मांगने के लिए आता है। जॉर्ज की उसके साथ बहस होती है और वो आदमी जॉर्ज को ये धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारे घर के फ्यूज बॉक्सेस में आग लग जाएंगे। हद तो तब पार हो गई जब जॉर्ज के बड़े बेटे ने बच्चों के स्कूल के बाहर हाईवे पर एक स्ट्रेंज से कार को नोटिस किया। इस कार के अंदर बैठा हुआ आदमी जॉर्ज के बच्चों पर नजर रख रहा था। ये सब तो फिर भी कुछ नहीं है, सबसे स्ट्रेंज चीजें तो हादसे वाली रात हुई। हादसे वाली रात करीब 12:30 बजे जॉर्ज के घर में एक अननोन नंबर से फोन आता है। जेनी उस फोन को रिसीव करती है। फोन के दूसरे साइड किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और पीछे पार्टी हो रहा है ऐसा समझ आता है। वो औरत अजीब अजीब सवाल करने लगती है और बहुत ही स्ट्रेंज हंसी हंसती है। जेनी को कुछ समझ नहीं आता है और उसे अजीब फील होता है तो वो फोन को रख देती है। इस स्ट्रेंज कॉल के बाद जेनी दोबारा से सो जाती है और रात के करीब 1 बजे उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। जेनी को ऐसा लगता है जैसे किसी बॉल को उसके घर की छत पर फेंका गया हो और धीरे धीरे वो बॉल रोल होकर नीचे गिर गया। जेनी फिर से उठती है और वो उस आवाज के बारे में सोचती है, लेकिन दोबारा उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है तो उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। इसके बाद 1:30 में जेनी ये नोटिस करती है कि उसके घर में आग लग गई है। इस हादसे के अगले दिन जॉर्ज और जेनी अपनी छोटी बेटी सेल्विया के साथ जले हुए घर के राख में छानबीन करने पहुंचते हैं कि तभी सेल्विया को वहां पर एक बड़ा सा रबर बॉल मिलता है। जॉर्ज उस रबर बॉल को देखकर कहता है कि ये पाइनएप्पल हैंड ग्रेनेड है और उस रात जेनी को जो आवाज सुनाई दी थी वो वहम नहीं बल्कि इस बॉल के टकराने की वजह से हुई थी। लेकिन एफजे मॉरिस का कोई सबूत नहीं मिलता है और एफजे मॉरिस अपने रिपोर्ट में ये कहते हैं कि बच्चे जलकर राख हो गए हैं। जेनी को इस बात पर यकीन नहीं होता है तो जेनी पास में ही क्रेमेटोरियम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि हड्डियों को जलकर राख होने में कितना टाइम लगता है। जेनी को पता चलता है कि 1090 डिग्री सेल्सियस पर अगर 2 घंटे के लिए आग लगेगी तब जाकर शरीर की हड्डियां भी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन सॉडर रेसिडेंस में तो सिर्फ 45 मिनट के लिए आग लगी थी और घर के कुछ अप्लायंसेस के टुकड़े अभी भी घर में मौजूद थे, यानी कि अगर बच्चे घर में होते तो उनकी हड्डियां जलकर राख नहीं होगी। तो क्या सॉडर चिल्ड्रंस को आग लगने से पहले ही किडनैप कर लिया गया था? इसका जवाब शायद हाँ है। जिस रात सॉडर रेसिडेंस में आग लगी उसी रात एक महिला ने उन बच्चों को किसी कार में जाते हुए देखा। एक दूसरी महिला ने भी ये दावा किया कि उन्होंने अगली सुबह अपने रेस्टोरेंट में उन बच्चों को खाना सर्व किया था। वो किसी इटालियन कपल के साथ थे और साथ ही ये रेस्टोरेंट जॉर्ज सॉडर के घर से 80 किलोमीटर दूर था। एक होटल के स्टाफ ने भी कहा कि वो बच्चे उनके होटल में आए थे
और वो बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें डांट दिया गया और बच्चों से दूर रहने की सलाह दी गई। इसके बाद जॉर्ज सॉर्डर ने सीसी टिंसली नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की वजह से जॉर्ज सॉर्डर को ये पता चला कि जिस पुलिस टीम ने जॉर्ज सॉर्डर से ये कहा कि आग फॉल्टी वायरिंग की वजह से लगी है, पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा वो इंश्योरेंस सेल्समैन भी था जिसने जॉर्ज सॉर्डर को धमकी दी थी। लेकिन जॉर्ज के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये साबित कर पाए कि उस इंश्योरेंस सेल्समैन ने जॉर्ज को धमकियां दी थी। अब यहाँ पर जॉर्ज पुलिस से मदद नहीं ले सकते थे और उस सेल्समैन को कोई सजा नहीं मिली। इसके बाद जॉर्ज और जेनी ने बच्चों को ढूंढने के लिए $5000 का इनाम रखा और बड़ा सा बिलबोर्ड लगवाया, लेकिन इस बिलबोर्ड का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अचानक सालों बाद जॉर्ज के घर में एक लेटर आया। इस लेटर में एक फोटो था। इस फोटो में एक 30 साल का इंसान था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज का खोया हुआ बेटा अगर ल्यूइस 30 साल का होता तो कुछ ऐसा ही दिखता। जॉर्ज ने एक बार फिर से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और लेटर भेजने वाले का पता ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर से जॉर्ज के हाथ कुछ ना लगा। 79 ईयर्स से जॉर्ज के बच्चे लापता है। ना तो उन्हें वो बच्चे मिले और ना ही मरने का कोई सबूत। क्या लगता है आपको, क्या बच्चों को किडनैप किया गया था या वो आग में जलकर राख हो गई है?